नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बीएससी सेकंड सेमेस्टर थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ रहे हैं और थर्मोडायनेमिक्स में लास्ट क्लास में मैंने आपको एंट्रोपी पढ़ाई थी, ठीक है। और एंट्रोपी किसकी? परफेक्ट गैस की। तो आइए एंट्रोपी परफेक्ट गैस की पढ़ने के बाद एंट्रोपी में चेंज पढ़ेंगे परफेक्ट गैस के लिए ही, यानी आइडियल गैस के लिए ही। तो हेडिंग डालो, चेंज इन एंट्रोपी ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी। और एंट्रोपी में चेंज किसकी है? इन परफेक्ट गैस, ठीक है, या ऑफ कह लो, ऑफ परफेक्ट गैस। मैंने आपको बताया परफेक्ट गैस यानी कि आइडियल गैस, आदर्श गैसों को ही, ठीक है, परफेक्ट गैस कहते हैं, आइडियल गैस कहते हैं। इसमें एंट्रोपी में आपको चेंज का डेरिवेशन करना है। और कल मैंने जो आपके सामने डेरिवेशन किया था उसमें चेंज नहीं था, केवल वो था एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट गैस, ठीक है जी। तो ध्यान दो, एंट्रोपी में चेंज जो है किसी परफेक्ट गैस के लिए आज करना है। तो कुछ तो सेम ही है, जो सेम है चलो वो भी मैं दोबारा कर देता हूँ। जैसे कि आप मान के चलेंगे 1 मोल आइडियल गैस या परफेक्ट गैस है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप अप्लाई कीजिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कल भी अप्लाई किया था। क्या होता है आपके याद है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? dq बराबर होता है dw प्लस du, ठीक है जी, यही तो होता है। तो देखो ध्यान देना, कल भी मैंने आपको बताया था कि dw बराबर क्या हो जाएगा? p इंटू डी, ठीक है जी। और ये जो du है इसके लिए कल मैंने बता दिया था किस तरीके से आया था फॉर्मूला। आज मैं डायरेक्ट यूज कर देता हूँ। क्या था? cv इंटू डी टी, ठीक है जी। तो दोनों वैल्यू रख दो, या एक काम और कर दो, आप एक फॉर्मूला जानते हैं 1 मोल के लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? pv बराबर RT। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आएगी? RT अपॉन वी आएगी नहीं, तो यहाँ p की वैल्यू रख लो RT अपॉन वी, और इनटू में क्या है? dv, ठीक है जी। क्लियर है? और ये कैसे आई? आपने p बराबर रख दिया है RT अपॉन वी। कहाँ से? 1 मोल आइडियल गैस इक्वेशन के लिए, आइडियल गैस मतलब आइडियल गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लगा करके। तो यहाँ p की जगह क्या रख दिया? RT अपॉन वी, ठीक है। क्योंकि ये काम बाद में भी करना पड़ेगा, तो चाहे यहीं कर लो चाहे बाद में कर लो, है ना, करना है। तो dq की वैल्यू रखो, मतलब dq कितना आ जाएगा? dw की वैल्यू r, है ना, t, ये ऐसे लिख लो RT dv अपॉन v। क्लियर है? du की वैल्यू रखो, कितनी है? cv इंटू डी टी, ठीक है जी। और फिर मैंने शायद किससे डिवाइड कर दिया था? t से। दोनों तरफ t से डिवाइड कर दो, है ना, t से डिवाइड कर दो, या फिर एंट्रोपी का फॉर्मूला लगा दो, जो फर्स्ट लॉ ऑफ ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या है, एक रूप होता है, ठीक है। ds बराबर क्या होता है? dq अपॉन टी, चाहे वो फॉर्मूला लगा दो, या ऐसे कह दो डिवाइडिंग बाई t से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? dq अपॉन टी आएगा। और यहाँ देखो t से t कैंसिल हो जाएगा, तो dv अपॉन v बचेगा, और ये cv, और ये बचेगा dt अपॉन t, ठीक है जी। यहाँ तक कल मैंने आपको कराया था, कल भी यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सिर्फ पता है आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है जी। और आप जानते हैं dq अपॉन टी जो है वो क्या होता है? dq अपॉन टी होता है एंट्रोपी, ठीक है। तो चाहो तो एक लाइन और बढ़ा लो, dq अपॉन टी क्या होता है? एंट्रोपी, ठीक है। और ये कहाँ से है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो क्या है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ मैंने आपको कराया था ना, है ना, फिजिकल सिग्निफिकेंस के भीतर, तो वो यही तो था कि ds बराबर क्या होता था? dq अपॉन टी होता था। तो dq अपॉन टी की जगह मैंने क्या रख दिया? ds, ठीक है। तो कितना आया? r
डी अपॉन वी प्लस सी वी डी टी अपॉन टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। अब बस क्या कर देना है इसका इंटीग्रेशन। ठीक है जी, तो यहाँ तक इधर आपको दिखेगा कहीं जगह है? चलो अभी तो नीचे का दिख रहा है, तो मैं इसमें इंटीग्रेशन कर देता हूँ, है ना। लेकिन एक लाइन लिख लो पहले। देन देखो आप निकालें चेंज इन एंट्रोपी, है ना, तो चेंज इन एंट्रोपी किस में चेंज देख रहे हैं? एंट्रोपी में। ठीक है जी, ये तो स्मॉल के लिए आता है डी, तो और कंप्लीट चेंज के लिए तो डेल्टा आएगा, और डेल्टा आएगा तो इंटीग्रल करना पड़ेगा किसका? डी एस का। ठीक है, तभी तो कंप्लीट आएगा चेंज। क्लियर है? तो यहाँ पे इंटीग्रल करना पड़ेगा, डी एस की वैल्यू रख दो आर डी वी अपॉन वी प्लस सी वी डी टी अपॉन टी। ठीक है जी, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। और अलग अलग कर लो इंटीग्रेशन। डेल्टा एस बराबर क्या आएगा? आर तो बाहर आ गया इंटीग्रल से, इंटीग्रल डी वी अपॉन वी प्लस सी वी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल डी टी अपॉन टी। ठीक है जी, क्लियर है? उधर इधर कर देते हैं, इधर दिख रहा है शायद आपको, है ना। देखो क्या आएगा डेल्टा एस बराबर भाई डी वी अपॉन बी, मतलब 1 अपॉन एक्स का log x होता है, तो r, लेकिन इसमें लिमिट और ले लो, है ना। देखो यहाँ लिमिट किसकी आएगी? डी वी है, तो लिमिट आएगी वॉल्यूम की v1 से v2 तक। यहाँ पर dt है, लिमिट आएगी टेम्परेचर की t1 से t2 तक। ठीक है, मान लो इनिशियल वॉल्यूम v1 है, फाइनल वॉल्यूम v2 है, इनिशियल टेम्परेचर t1 है, फाइनल टेम्परेचर t2 है, तो क्या आएगा? r log v हो जाएगा और लिमिट आएगी t1 से t2। ठीक है जी, प्लस cv कितना हो जाएगा? log t हो जाएगा और लिमिट आएगी t1 से t2 तक। दिख रहा है ना इधर का? हाँ, क्लियर है ना। ये मैंने t लिख दिया है यहाँ पे, किसकी लिमिट आएगी? v1 से v2 तक। क्लियर है जी? आप देख के बताओ, लिमिट रख पुट कर लो। ठीक है, यहाँ जगह कम पड़ेगी, चलो पर कोई नहीं। देखो डेल्टा एस बराबर आर क्या आएगा? लोग पहले अपर लिमिट रखते हैं, बीच में माइनस का निशान लेते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं। ठीक है जी, प्लस सी वी पहले अपर लिमिट, T2 रख दिया बीच में माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट। देखो आपको पता है log में जो माइनस में है वो कहाँ जाएगा? प्लस, वो अपॉन में, तो log v2 अपॉन v1 प्लस सी वी log t2 अपॉन t1। ठीक है जी, देखो ये डेल्टा एस आ गया, ये है चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी आपने निकाल दी है, ये किस किस के टर्म्स में? वॉल्यूम के टर्म्स में और टेम्परेचर के टर्म्स में। यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो देखो 3 चीज़ें होती हैं, मैं आपको बता दूँ, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो ये जो डेरिवेशन आया टी और वी के टर्म्स में आया, एक डेरिवेशन लाएंगे हम पी और वी के टर्म्स में, और एक लाएंगे पी और टी के टर्म्स में। ठीक है, एक तो आ गया वी और टी के टर्म्स में, क्लियर है। एक लाएंगे पी वी के टर्म्स में और एक लाएंगे पी टी के टर्म्स में। लेकिन पहले यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट लो। ठीक है जी, तो मैं इधर का रफ कर देता हूँ, जिसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। आपने एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है जी, एक एक्सप्रेशन आ गया, ऐसे ही इसके 2 एक्सप्रेशन और आएंगे। देखो ध्यान दो, वो इक्वेशन 1 थी, मान लो ये कौन सी है? सेकंड। ठीक है, देखो एक बात सुनो ध्यान से। आप एक फॉर्मूला जानते हो, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? पी वी बराबर आर टी फॉर 1 मोल गैस। तो देखो कितना आएगा? पी वी अपॉन टी जो है आर आ रहा है, आर का मतलब समझ रहे हो? कॉन्स्टेंट। इसका मतलब है आइडियल गैस इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है, पी वन वी वन अपॉन टी वन बराबर पी टू, ठीक है, वी टू अपॉन टी टू। ये भी किसके बराबर आएगा? कॉन्स्टेंट के। तो ऐसे कितनी हो जाए, चाहे पी थ्री वी थ्री अपॉन टी थ्री हो जाए, वो भी कॉन्स्टेंट के बराबर आएगा।
इसका मतलब है आइडियल गैस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2। यहाँ से आप एक काम करो, T2 अपॉन T1 की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से देखो T2 इधर जाएगा अपॉन T1, ठीक है, P2 V2 था ही ऊपर और ये P1 V1 नीचे आ जाएगा। तो T2 अपॉन T1 की वैल्यू ये जो आई है ना, सेकंड में रख दो बस, और कुछ नहीं करना। एक तो T2 अपॉन T1 की वैल्यू रख दो और एक काम और कर लो, एंड जो मेयर्स फॉर्मूला है R है ना यहाँ पे R, उसकी जगह रख दो Cp माइनस Cv। कोई दिक्कत तो नहीं है। और सेकंड इक्वेशन में रखना है, तो सेकंड इम्प्लाइज, तो देखो डेल्टा एस का एक फिर एक्सप्रेशन आ जाएगा ना, किसके टर्म्स में, P और V के टर्म्स में। तो R की जगह तो क्या रखना है, Cp माइनस Cv, और लोग ये तो ऐसे रहने दो V2 अपॉन V1 प्लस Cv ऐसे रहने दो, लोग T2 अपॉन T1 की वैल्यू रखो, कितनी है, P2 V2 अपॉन P1 V1। कोई इसमें दिक्कत तो नहीं है, वैल्यू रखी है बस। डेल्टा एस बराबर, ये तो कैलकुलेटिव चल रहा है सारा, है ना, मतलब न्यूमेरिक, मतलब क्या बोले, डेरिवेशनल चल रहा है पूरा, ठीक है, इसमें कोई थ्योरी ना के बराबर है। ये मल्टीप्लाई करो तो Cp क्या आएगा, लोग V2 अपॉन V1 माइनस Cv लोग V2 अपॉन V1, ठीक है जी। और देखो ध्यान देना, Cv लोग, ये P वाला अलग कर लो, P2 अपॉन P1, पता है ना भाई, मल्टीप्लाई में जो होता है लोग में वो प्लस में आ जाता है, या जो प्लस में वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो P2 अपॉन P1 और ये V2 अपॉन V1 मल्टीप्लाई में है या नहीं, तो ये प्लस में आ जाएगा, प्लस Cv लोग V2 अपॉन V1। समझ गए भाई, लोग x इंटू वाई क्या होता है, लोग x प्लस लोग वाई, और ये x की जगह है P2 अपॉन P1, y की जगह है V2 अपॉन V1। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप देखो Cv लोग V2 अपॉन V1 दिख रहा है, और Cv लोग V2 अपॉन V1 कैंसिल हुआ नहीं हुआ, हो गया ना। तो आपका डेल्टा एस कितना आया, डेल्टा एस आएगा आपका Cp लोग V2 अपॉन V1, ठीक है, और ये प्लस Cv लोग P2 अपॉन P1। कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने कहा था एक एक्सप्रेशन आपका निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है, V और T में, वो एक तो V और T में हो गया, ठीक है, एक हो गया P और V में आ गया, ठीक है। अब एक और निकालना है P और T में, क्लियर है। इसे डाल देना इक्वेशन नंबर 3, ठीक है जी। तो एक बात देखो, या तो आप इसे इक्वेशन 3 डाल के इसी को आगे बढ़ा लो, या फिर इसी से कर लो, है ना, जैसे भी आपकी इच्छा हो। 3 तो चाहे इसे डाल ही दो, लेकिन आपको एक तो रिलेशन लाना था P और V में, ठीक है, नहीं पहला कौन सा था, T और V में, तो T और V में तो हो गया। दूसरा आपको P और T में मिल गया, बल्कि दूसरा कौन सा मिला, P और V में, ठीक है। तो एक लाना है अब आपको P और T में। तो दो तरीके हैं आपके पास, P और T में लाना है ना, तो यहाँ से T तो है, यहाँ से V को रिमूव कर लो, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा। या दूसरा तरीका है, यहाँ से V को रिमूव कर लो तो यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है ना। P और T में लाना है तो ठीक है, कैसे कर सकते हो, चाहो तो आप सेकंड की हेल्प से कर लो, चाहे आप थर्ड की हेल्प से कर लो, और काम यही करना है, यही वाली इक्वेशन लगानी है। आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल गैस ऐसे लिख सकते हैं ना, P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2, ठीक है जी। तो मान लो इसी की हेल्प से आप कर रहे हैं, तो आप देख के बताओ, आपको P और T में लाना है तो V को हटाना पड़ेगा या नहीं यहाँ से। तो यहाँ से V2 अपॉन V1 की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी भाई, V2 ये आ जाएगी, देखो V1 इधर आ जाएगा, V2 अपॉन V1, तो क्या बचेगा P1 और इधर पहुँचेगा T2, ठीक है जी, P1 T2, और देखो अपॉन में क्या आएगा P2 और अपॉन में क्या है T1। ये वैल्यू किसकी आई, V2 अपॉन, ये वैल्यू आ गई V2 अपॉन V1 की, ठीक है। तो V2 अपॉन V1 की जो वैल्यू है ना, सेकंड में रख दो, तो सेकंड इम्प्लाइज करो, क्या आएगा, डेल्टा एस बराबर और लोग
ये V2 अपॉन V1 की वैल्यू कितनी आई, P1, ठीक है, अपॉन P2, और इनटू में क्या है T2 अपॉन T1, ठीक है जी, क्लियर है। और प्लस CV, ऐसे लिख दो, CV log T2 अपॉन T1, ठीक है जी। और देखो जो मल्टीप्लाई में है प्लस में आ जाएगा, आपको पता है, तो डेल्टा S बराबर हो जाएगा R log, कितना हो जाएगा, ऐसे कर लो, या प्लस में करके डायरेक्ट R की भी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, समझ रहे हो ना। तो हो जाएगा R, या चलो एक लाइन छोड़ ही देते हैं, ठीक है, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो R log P1 अपॉन P2, ठीक है जी, और प्लस R log T1 अपॉन वो T2 अपॉन T1, ठीक है जी, बात समझ में आई। तो R log P1 अपॉन P2 हो गया, और R log T2 अपॉन T1 हो गया, और आगे का जो है ना ऐसे ही लिख दो, बिल्कुल जो लिखा है, क्या है ये है CV log T2 अपॉन T1, क्लियर है। इधर से एक यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इधर से रफ करके फिर आगे चलते हैं, ठीक है जी। ये तो सब है ना, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब। देखो ध्यान दो, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब देखो ये T2 अपॉन T1 के 2 आ रहे हैं, ठीक है, तो भाई एक तो कटना चाहिए, 2 में ही तो रहता है, ये भी 2 टर्म का है डेरिवेशन, ये भी 2 टर्म का है, तो ये भी 2 टर्म में आना चाहिए, और ये कटेगा कब, ये जो R है ना इसकी वैल्यू रख दो, ठीक है, R की वैल्यू रख दो, या फिर R की वैल्यू रखेंगे तो हमें ये काटना है, CV की वैल्यू रख दो। देखो ध्यान दो, आप एक फॉर्मूला जानते हैं, मेयर फॉर्मूला, CP माइनस CV किसके बराबर है, R के, ठीक है, तो यहाँ से देखो CV किसके बराबर आएगा, CP माइनस R बराबर किसका आएगा, CV, ठीक है, क्योंकि CV की वैल्यू रख देंगे ना तो फिर ये वाला कट जाएगा, ठीक है, देखेंगे तो देखो, सो डेल्टा S बराबर क्या आया, R log P1 अपॉन P2, ठीक है जी, और प्लस R log T2 अपॉन T1, ठीक है जी, और CV की वैल्यू आपने क्या रखी, CP माइनस R, और log में क्या है T2 अपॉन T1। देखो यहाँ से एक फ़ायदा हुआ, जब मल्टीप्लाई करोगे ना, चलो एक लाइन लिखी दूँ तभी समझाता हूँ, डेल्टा S बराबर R log P1 अपॉन P2, ठीक है, प्लस R log T2 अपॉन T1, और देखो प्लस CP log T2 अपॉन T1, और माइनस R log T2 अपॉन T1। यहाँ से ये फ़ायदा हुआ कि R log T2 अपॉन T1 कट जाएगा, ठीक है जी, तो 2 ही टर्म बच गई अब, ठीक है जी, तो 2 टर्म बच गई, बस इन्हें लिख दो, क्या आ जाएगा, डेल्टा S बराबर आया, P और T में लाना था ना, P और T में आ गया R log P1 अपॉन P2, और ये प्लस में है CP log T2 अपॉन T1, ठीक है जी। तो यही आपका एक एक्सप्रेशन मिल गया पहला आपका, ठीक है, मतलब तीनों में मिल गया अब, है ना। अब देख लेना कौन से में है, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4 ये तीनों ही एंट्रोपी चेंज, है ना, ऑफ ए परफेक्ट गैस के क्या है, ये एक्सप्रेशंस हैं। ये P और T में है, ये V और P में है, ठीक है, और एक होगा V और T में जो इससे पहला था। तो ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हुआ, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन पर। ठीक है जी, तो ये टॉपिक तो आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो। देखो ये था एंट्रोपी चेंज ऑफ ए परफेक्ट गैस, ठीक है, ये इन ए परफेक्ट गैस कह सकते हो। और अगले हेडिंग डालो एंट्रोपी चेंज या चेंज इन एंट्रोपी, वो तो सब एक ही बात है। एंट्रोपी चेंज, ठीक है, या चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ए वान डेर वाल गैस। नाम सुना है आपने 12th क्लास में, इसमें 11th क्लास में आपने पढ़ी होंगी
वान डेर वाल गैस क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालो ऑफ ए, ठीक है, वान डेर वाल गैस। ठीक है, वान डेर वाल गैस, ठीक है जी। कैसी गैस है? वान डेर वाल गैस। तो मैंने आपको एक बात तो बताई थी कि भैया परफेक्ट गैस का मतलब क्या है। परफेक्ट गैस कहीं लिखा है तो उसका मीन्स क्या है? आइडियल गैस, ठीक है जी, यानी आदर्श गैस है, आदर्श गैस है ना। और कहीं लिखा है वान डेर वाल गैस, तो इसका मीन्स होता है रियल गैस, यानी वास्तविक गैस, ठीक है जी। तो वास्तविक गैस क्या होती है, आदर्श गैस क्या होती है, ये सब चीज़ें आप 11वीं क्लास में पढ़ के आए हैं। दोनों के बीच अंतर आपका 3rd यूनिट में भी है। सिलेबस बहुत गलत तरीके से डिजाइन किया गया है, मैंने आपको पहले ही बताया था। जो चीज़ें 1st यूनिट में आवश्यक, 2nd यूनिट में आवश्यकता जिनकी पड़ रही है, वो 3rd यूनिट में डाल रखी हैं। और इससे पहले सिलेबस बिल्कुल ठीक था। पहली यूनिट थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी वाली यूनिट अब 3rd बना दी, जिसमें आप इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे कि रियल गैस क्या होती है, आइडियल गैस क्या होती है, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, फिर भी आपने 11वीं में पढ़ रखा है और जितना आवश्यक है मैं उतना बता देता हूँ। वान डेर वाल गैस, रियल गैस क्या होती है, आइडियल गैस क्या होती है, ये तो आप पढ़ लेना तभी। बस फिलहाल आप याद रखें कि आप वान डेर वाल गैस या रियल गैस के लिए एंट्रोपी में चेंज निकाल रहे हैं। और वान डेर वाल जैसे देखो, वान डेर वाल एक साइंटिस्ट का नाम है। देखो उससे पहले आपने पढ़ी है आइडियल गैस इक्वेशन, क्या होती है? PV बराबर RT, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन ये होती थी, लेकिन जो रियल गैस के लिए वान डेर वाल ने जो समीकरण दी, इक्वेशन दी, उसमें उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया। उन्होंने कहा प्रेशर P नहीं है, P + A/V² है, ठीक है। वो चेंज कैसे किया आप 3rd यूनिट में पढ़ेंगे। और वॉल्यूम जो है V नहीं है, V - B है, और ये बराबर किसके होता है? RT के। और जहां उन्होंने बताया A और B पता है क्या है? ये है वान डेर वाल कॉन्स्टेंट्स, ठीक है जी। कौन है? वान डेर वाल कॉन्स्टेंट्स, यानी वान डेर वाल नियतांक हैं। तो इसके बारे में विस्तार से तो आप तभी पढ़ेंगे, हालांकि 11वीं क्लास में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन जितना आवश्यक था मैंने बताया कि आइडियल गैस इक्वेशन तो ये होती है। उन्होंने आइडियल गैस इक्वेशन से रियल गैस इक्वेशंस के लिए, ठीक है, रियल गैसेस के लिए एक इक्वेशन बनाई, जिसे रियल गैस इक्वेशन या उन्हीं के नाम से कहा जाता है वान डेर वाल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रही है ना, ये है वान डेर वाल गैस इक्वेशन, और ये इसे तो आप जानते हैं, ये तो आइडियल गैस इक्वेशन है, आदर्श गैस समीकरण, ठीक है। और इसमें A और b क्या है? वान डेर वाल कांस्टेंट है, ठीक है। चलो, तो चेंज आपको निकालना है एंट्रोपी में, किसके लिए? वान डेर वाल गैस के लिए, यानी रियल गैस के लिए। तो आप मान के चलेंगे कि, है ना, लेट अस कंसिडर 1 मोल है ना, लेट अस कंसिडर 1 मोल ऑफ वान डेर वाल गैस, या रियल गैस कह सकते हो आप। वान डेर वाल गैस को आप क्या कह सकते हो? रियल गैस। तो लेट अस कंसिडर, लिख लो लैंग्वेज, 1 मोल, है ना, बहुत गर्मी है यहाँ पर, एक वीडियो रिकॉर्ड करना ही भारी हो जाता है इन दिनों यहाँ पे। देखो ध्यान दो, मैंने कहा लेट अस कंसिडर 1 मोल ऑफ रियल गैस या वान डेर वाल गैस, जो भी आप नाम लिखना चाहें, जिसका प्रेशर कितना है? ऑफ प्रेशर P + A/V², प्रेशर इतना है, ठीक है। वॉल्यूम V - B एंड टेम्परेचर T, ठीक है, क्योंकि भाई वान डेर वाल के अनुसार तो यही था प्रेशर, वॉल्यूम ये था, टेम्परेचर ये था, ठीक है, फुल स्टॉप। तो देन देखो ध्यान देना, देन इसमें जो ऐसी करेंगे जैसे पिछली बार किया था, क्या लगाएंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऐसे किया ना इससे पहले भी आइडियल गैस के लिए, परफेक्ट गैस के लिए। तो देन फ्रॉम फर्स्ट लॉ लिख दोगे ना ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या होता है? dq बराबर हो जाएगा dw + du, ठीक है। और आप जानते हैं dw क्या हो जाता है? P × dv हो जाता है, P × dv, लेकिन प्रेशर की जगह यहाँ कितना है? P + A/V², इंटू में क्या हो जाएगा? dv। और du तो मैं बताता आ रहा हूँ 2 बार से, क्या फॉर्मूला है? Cv × dt, ठीक है, आज भी बताया और कल तो प्रूफ करके बताया था साइड में। तो dq बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा P + A/V², ठीक है जी।
और इंटू में क्या है dv प्लस ये कितना बचेगा cv इंटू dt। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है जी। और इसकी वैल्यू रख लो, इसे एक काम करो, इक्वेशन नंबर 1 डाल दो यहाँ पे। और आप जानते हैं वान डेर वाल गैस इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? वान डेर वाल गैस इक्वेशन। जो वान डेर वाल गैस इक्वेशन है ना, वो क्या होती है, मैंने अभी लिख के बताई थी आपको, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी बराबर आर टी। तो यहाँ से देखो P प्लस ए स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर निकाल दो, कितना आएगा? ये आ जाएगा आर टी अपॉन वी माइनस बी। ठीक है जी। ये इसकी वैल्यू कहाँ रख दो? फर्स्ट में, फर्स्ट इम्प्लाइज। तो डी क्यू बराबर आ जाएगा, इसकी वैल्यू रख दो, ठीक, क्या आएगा? आर टी अपॉन वी माइनस बी, और इंटू में क्या है? डी वी है प्लस सी वी है और इंटू में डी टी है। क्लियर है? ये डी क्यू निकल गया। अब आपको निकालना है एंट्रोपी में चेंज, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओ। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है एंट्रोपी के टर्म्स में? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला यही है, एंट्रोपी के टर्म्स में ही है। क्या होता है? डी एस बराबर होता है डी क्यू अपॉन टी। ठीक है जी। डी एस बराबर क्या है? डी क्यू अपॉन टी। ठीक है, तो यहाँ पर डी एस बराबर कितना हो जाएगा? डी क्यू, डी क्यू की वैल्यू तो ये रही, अपॉन में टी आ जाएगा बस। ठीक है, तो देखो अपॉन में टी बाहर लिख लूँ और डी क्यू की वैल्यू रख दो आर टी अपॉन वी माइनस बी, और इंटू में है डी वी प्लस सी वी इंटू डी टी। अपॉन में टी की मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो डी एस बराबर क्या आएगा? टी से टी कट जाएगा, ये बचेगा आर अपॉन वी माइनस बी डी वी प्लस ये हो जाएगा सी वी और ये डी टी अपॉन टी। ठीक है जी। अब तो कुछ नहीं करना, इसका क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन कर दो बस। ठीक है, तो यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसका एक इंटीग्रेशन सा कर देते हैं ना। तो ध्यान दो, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, और इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पर लिमिट किसकी लोगे? वॉल्यूम की, और यहाँ पर लिमिट किसकी लोगे? टेम्परेचर की। ठीक है, तो चलो यही कर देते हैं, थोड़ी अभी जगह है। देन एंट्रोपी चेंज, देन एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज कितना हो जाएगा? डेल्टा एस। मैंने बताया डेल्टा एस कब? जब डी एस का इंटीग्रल कर दोगे, तो इंटीग्रल आ जाएगा बस। तो इंटीग्रल अलग अलग कर लो चाहे, इंटीग्रल वी माइनस बी है ना, डी वी प्लस इंटीग्रल सी वी डी टी अपॉन टी। यहाँ डी टी आ रहा है तो लिमिट आएगी टेम्परेचर की T1 से T2। यहाँ डी वी आ रहा है तो लिमिट आएगी वॉल्यूम की V1 से V2 तक। बात समझ में आई? और डेल्टा एस किसके बराबर आ जाएगा? देखो आर तो बाहर आ जाएगा, और इसका इंटीग्रल करोगे तो लोग आएगा, लोग वी माइनस बी, और लिमिट है V1 से लेकर V2 तक। ठीक है जी। प्लस सी भी आ जाएगा बाहर, और 1/t का हो जाएगा लोग टी, और लिमिट है T1 से लेकर T2 तक। ठीक है जी, दिख रहा है? चलो और देख के बताओ, इसका क्या ले लो? लिमिट। देखो ध्यान दो, इधर लिख देता हूं। ठीक है जी। अब आप समझ पा रहे हो यहाँ कितना कठिन है मामला, मतलब पढ़ाना यहाँ पे। देखो क्या आ जाएगा, पहले तो V2 रखो, R पहले तो V2 रखो, V की जगह V2 माइनस बी, और माइनस लोग फिर V1 रख दो, V1 माइनस बी। ठीक है जी, बात समझ में आया? पहले अपर लिमिट रखी, बीच में माइनस का निशान, फिर लोअर लिमिट, और प्लस सी वी लोग ये हो जाएगा T2 माइनस लोग T1। ठीक है जी। और देख के बताओ, डेल्टा एस बराबर
और log में आपको पता है जो माइनस में है वो अपॉन में हो जाएगा, v2 माइनस बी अपॉन v1 माइनस बी। ठीक है जी, इन्हें मैं एक स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक का। देखो, और प्लस में ये क्या बचेगा, प्लस में क्या बचेगा CV, ठीक है जी, और ये बचेगा log T2 अपॉन T1। ठीक है, शायद यही आपका एक्सप्रेशन है, तो इसके नीचे लिख देना इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज। ये एंट्रोपी चेंज का क्या है, एक्सप्रेशन है आपका। ठीक है, कितना आया, ठीक है, R log V2 माइनस बी अपॉन V1 बी और प्लस CV log T2 अपॉन T1। क्लियर है, तो ये डेरिवेशन भी आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ तक आप बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे। क्लियर है, तो यहाँ तक बहुत अच्छे से तैयार कर लेना आप, है ना। तो ये दोनों डेरिवेशन आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।